बड़ा मीठा नशा था उसकी याद का, तभी तो हम डायबिटीज़ के शिकार हो गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां आपका एमबी फोकस में बहुत बहुत स्वागत है। चीनी कम खाओ वरना डायबिटीज़ हो जाएगा। अरे चीनी कम खाओ वरना डायबिटीज़ हो जाएगा। चीनी कितना खाएं जो डायबिटीज़ ना हो। आइए मैं आपको शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर से मिलाने जा रही हूँ। हमारा चर्चा का विषय भी डायबिटीज़ है। जानते हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है और चीनी कितना खाएं जो डायबिटीज़ ना हो। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। चीनी कम खाएं ये सब बोलते हैं, आखिर चीनी कितना खाएं कि डायबिटीज़ ना हो? जिंदगी में 3 चीज़ें बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं: स्वास्थ्य, खुशी और समय। ये तीनों चीज़ का अहमियत तब पता चलता है जब ये आपसे दूर होने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहूँगा इस सभी श्रोतागण के और इस स्टूडियो का जितने भी लोग हैं, कैमरामैन सारे जो हैं उनको मेरा नमस्कार, मैडम को भी मेरा नमस्कार। तो मैडम का जो आपका सवाल है ये काफ़ी अच्छा है और ये धारणा समाज में बनी हुई है कि चीनी खाने से शुगर की बीमारी हो सकती है। तो ये धारणा कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। तो हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चीनी किसके लिए नुकसानदेह है और किसके लिए नहीं। हमारे जीवन में जब डायबिटीज़ की बीमारी आती है तो वो स्टेप बाय स्टेप आता है, यानी कदम दर कदम सीढ़ी, जिस तरह से सीढ़ी होती है उस तरह से सीढ़ी की तरह कदम दर कदम ये हमारे जीवन में आती है। कभी भी ये एकाएक नहीं आता है। तो एक आदमी जिसे डायबिटीज़ हो चुका है, जिसे शुगर की बीमारी हो चुकी है, वो 3 स्टेप्स से गुजरता है। पहला, जब वो नॉर्मल होता है, यानी उस समय उसके शरीर में शुगर की जो मात्रा होती है वो नॉर्मल होती है। उसके बाद का जो स्टेप्स आता है उसमें उसे कहते हैं प्री डायबिटिक, यानी वो अलार्मिंग है। वो आपको इंडिकेट करता है कि भाई अब आप यहाँ से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, वरना आने वाले समय में आप चीनी के शिकार हो सकते हैं और आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। तो हमें चीनी किसको कितनी खानी है इसका निर्धारण इस स्टेज पे ही होता है। तो अगर नॉर्मल है तो आप चीनी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक हो गए तो वहाँ से आपको चीनी खाने पे ध्यान देना होगा और आपको चीनी की मात्रा को संयमित करनी होगी। एक्चुअली देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में डायबिटीज़ जो है सो एक काफ़ी उभरती हुई बीमारी है। अब ये आपको शायद ही ऐसा कोई घर मिलेगा जहाँ पे डायबिटीज़ ना हो। तो लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि आप रोक सकते हैं या इसके आने के अवधि को और लंबे समय तक खींच के आप ले जा सकते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है उसके पहले का स्टेज होता है, उसको कहते हैं प्री डायबिटिक। जनरली उसको पहचानने का एक तरीका होता है और वो तरीका होता है हम लोग के शरीर में शुगर की मात्रा कितनी है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो जांच होता है उसके माध्यम से हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि ये व्यक्ति प्री डायबिटिक है या नॉर्मल है या डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक में क्या होता है कि आमतौर पर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, शुगर फास्टिंग 104, लोग नॉर्मल समझ के चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली नॉर्मल है नहीं। नॉर्मल शुगर जो होता है फास्टिंग वो 100 से नीचे होती है और जब वो 100 से 125 के बीच में हो तो इसी स्टेज को कहते हैं प्री डायबिटिक। ये प्री डायबिटिक स्टेज हुआ। फिर एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी वो हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बाद 2 घंटे के बाद जांच करते हैं तो उसकी मात्रा भी अगर 200 से ऊपर होती है तो हम लोग डायबिटीज़ कह देते हैं। अगर 200 से नीचे रहती है तो उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोला जाता है। तो रही बात प्री डायबिटीज़ को हम लोग तभी कहेंगे जब शुगर हमारा फास्टिंग 100 से लेके 125 तक रहे। तो ये जो पीरियड होता है ये काफ़ी साइलेंट होता है और इस समय अगर हम कुछ चीज़ों का अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में अगर कुछ बदलाव करें तो इसको रोका जा सकता है। क्या ये प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं, पेशेंट नहीं बोलूँगी, जो लोग होते हैं कल हो के यही डायबिटिक बनते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि वो नॉन डायबिटिक बन जाए?
जो प्री डायबिटिक वाले लोग होते हैं वो नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, लेकिन वो डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो इसका फैसला करता है हमारा जीवन शैली, क्योंकि डायबिटीज़ आजकल के युवाओं में बहुत ही मतलब ऐसे जकड़ चुका है युवाओं को जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाइना अगर पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है डायबिटीज़ में, तो हिंदुस्तान नंबर 2 रखता है। लेकिन अगर आप बात करिएगा प्री डायबिटिक का, तो प्री डायबिटिक जो है वो हिंदुस्तान नंबर 1 पे कदम रखने जा रहा है। चाइना इससे थोड़ा पीछे है या कहिए इसके बराबर है। यानी कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें प्री डायबिटिक लोगों की संख्या में कई गुना इजाफा हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ वर्षों में बहुत डायबिटीज़ पेशेंट और उसका आंकड़ा बढ़ने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो डाटा बताते हैं कि अगर 10 साल 15 साल के बाद या ये जो प्री डायबिटिक हैं अगर अभी से अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं लाए तो आगामी 5 साल में ये लोग डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे रोकने का तरीका ये स्टेज ही है, और इसी स्टेज पर अगर आप सही काम करते हैं, सही समय पे जांच कराते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी कंसस हैं, तो आपको उसको रोक सकते हैं। एज कुछ इसमें है क्या कि एज फैक्टर या विच एज इज़ मोर कॉमन? देखिए, पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि डायबिटीज़ कराना है तो भाई 40 साल पे कराना है, तो उस समय चेक कराना। लेकिन अभी के समय में देखा जा रहा है यंग पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डायबिटिक होते जा रहे हैं। तो अभी जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग क्राइटेरिया है। अब उनका जांच कब करना है इस चीज़ का निर्धारण करने के लिए डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं। जनरली 40 साल पे तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आपके घर में कोई आदमी डायबिटिक है, जेनेटिक है, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी जैसे कि माता पिता हो गए तो उनको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहा जाता है। माता, अगर आपकी BMI यानी कि ओबेसिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग प्रॉब्लम है, अगर आपकी ओबेसिटी ज़्यादा है यानी BMI 25 से ज़्यादा है, तो वो 40 साल का जो क्राइटेरिया उसको हम लोग भूल जाते हैं। अगर आपके हैबिट में स्मोकिंग है, अगर आपकी हैबिट सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं कि मतलब बस सोए हुए हैं, शरीर में फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो वो 40 साल का क्राइटेरिया भी आप में फिट नहीं करता है। फिर वो डॉक्टर की मर्जी पे बनता है। अगर कोई सिम्टम्स रहती है तो उस सिम्टम्स के मुताबिक देख के हम लोग लक्षण इसमें क्या दिखेंगे? एक्चुअली देखिए, प्री डायबिटिक में कोई खास लक्षण नहीं आते हैं। प्री डायबिटिक के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो इतने साधारण होते हैं कि आम आदमी को ये फैसला उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं डॉक्टर के पास जाके खुद चेक कराऊं। लेकिन हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जिसको कि अगर आप ध्यान में रखें तो थोड़ी बहुत जागरूकता के तौर पर अगर लोग जान जाते हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो बाद में जांच करने के बाद चीज़ों को पकड़ में आ सकती है। तो वो चीज़ें क्या है, जैसे आपको थकान लग रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपके शरीर में जैसे हम लोग के इस एरिया में काला स्पॉट मिल जा रहा है या गर्दन के पास काला धब्बा मिल जाए, कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे देखिएगा कि आपका स्किन जो है नॉर्मल स्किन छोड़ के जो उसमें डार्कनेस बढ़ रही है, खास करके इस जगहों पे, गर्दन पे, तो वो सब इंडिकेटर होते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज इज ऑब्जर्वेशन, आपके बॉडी में चेंजेस हैं, लेकिन ये हर किसी को हो नहीं सकता है। अगर होता है तो फिर मिलना चाहिए। ऐसे भी अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, आप ओबेज हैं, स्मोकिंग है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आप अर्ली उसका चेकअप करवा लेना। मतलब ये है कि रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए लोगों का। कितना नुकसानदायक हो सकता है प्री डायबिटिक? देखिए, प्री डायबिटिक नुकसानदेह है। आजकल जैसे हमें सुनने में आता है कि काफ़ी युवा थे, कम उम्र के थे और उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो कष्ट में हो गए या नहीं रहे, जो भी कह लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, शरीर को ग्लूकोज कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है, उसी के साथ साथ हार्ट के भी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि हम लोग जनरली 3 महीने का एक जांच कहते हैं जिसको HbA1c कहते हैं। तो उस 3 महीने के जांच में जो प्री डायबिटिक का जो रेंज है उसको भी 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि
फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। जनरली 5.6 से लेके 6.4 तक हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं। तो उसको भी फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उस 3 भागों में कहा गया है कि जो शुरुआती भाग रहते हैं उसमें थोड़ा सा कम, लेकिन जब आप उसके अगले भाग में जाते हैं तो देखा गया कि हम लोग एक कैरोटिड थिकनेस मेजर करते हैं, हम लोग क्लिनिक्स डॉक्टर्स लोग। एक्चुअली वो थिकनेस यही देखा जाता है कि आपके जो खून की नली में क्या क्या बदलाव आ रही है, किस तरह का बदलाव आ रही है और कब आता है वो बदलाव। तो वो ही हम लोग मेजर करते हैं और उसी से हम लोग ये देखते हैं कि इनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी होने की संभावनाएं कितनी है। तो क्या ये रूट कॉज हो सकता है प्री डायबिटिक बाकी दूसरी बीमारियों के लिए? बिल्कुल, प्री डायबिटिक अगर आप हैं उसी समय से आपको हार्ट का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी जो भूमिका है वो प्री डायबिटिक होने के साथ ही शुरू हो जाती है। अच्छा, बच्चों में भी डायबिटीज़ दिख रहे हैं, हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है? बच्चों में भी डायबिटीज़ होते हैं। वो डायबिटीज़ के एक प्रकार होते हैं टाइप 1, वो हम लोग एक अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चों में डायबिटीज़ होने का, उसके कुछ रिस्क फैक्टर है। बच्चे का जांच सही समय पे होना चाहिए, वरना दिक्कतें आ जाती है। मैं टाइप 1 की बात अभी नहीं करूँगा, जो जन्मजात होते हैं उसके बाद भी हो सकते हैं, तो उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं वैसे लोगों के लिए बात करूँगा जो कि जिनको कि हो सकती है, वैसे बच्चों के लिए। मतलब जंक फूड एग्जैक्टली मैटर करता है। जंक फूड मैटर करता है। आप अपने आस पड़ोस में एक बार आप अपने नज़र घुमा के देखिएगा तो आपको काफ़ी बच्चे दिखेंगे जिनकी की जितनी हाइट है उसका वेट जो है उसके मुताबिक ज़्यादा है। कहा जाता है कि उस हाइट का जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, अगर उससे 120% ज़्यादा वेट है तो बच्चा कि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि उस बच्चे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया हो, तो उस बच्चे के फर्स्ट रिलेटिव अगर होंगे, माता पिता होंगे, अगर डायबिटीज़ हो जाएंगे, तो अगर बच्चा जो जन्म लिया उसका वज़न उस समय से ज़्यादा वज़न वाले हैं, जैसे 4 kg के वज़न वाले हैं, तो वैसे बच्चे का कम से कम 10 साल के समय से ही जांच करके देखना चाहिए, क्योंकि वो डायबिटिक हो सकते हैं। और हमारे समाज में खाने की वो स्थिति हो गई है और जंक फूड वगैरह जब से आए हैं तो इतने बच्चे में ओबेसिटी बढ़ गई है। और ये एक मुख्य कारण है कि अभी जो डायबिटीज़ का बूम आने वाला है, जो बूम आएगा डायबिटीज़ का, आप देखिएगा कि उन सब बच्चों को काफ़ी अर्ली डायबिटीज़ होगी और ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बर्डन होगा, जिसके लिए अगर समाज अभी से जागरूक नहीं होता है तो आगे आने वाले समस्याओं में बहुत ज़्यादा मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आजकल के बच्चे एक्टिविटीज़ पे कम ध्यान डाल रहे हैं और घर पे और पढ़ाई का बोझ, ये तो थोड़ा सोशल वाली बात हो गई है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं पहलों की तरह, तो खाते हैं। अगर जो लोग जंक फूड ना खाते हैं, कुछ बच्चे फिर भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो वो कारण हो सकता है। ये फिर एक दूसरा कारण है कि अगर जंक फूड नहीं खाएं और वो हेल्दी हुए तो ये एक दूसरी वजह हो सकती है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक क्रियाकलाप, ये एक बहुत बड़ा समस्या है आज के समय में। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था या आप सब लोग जो बच्चे थे, तो जब शाम का समय होता था तो हम लोग 2 घंटे खेलने के लिए ज़रूर समय निकालते थे और हर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होती थी और हम लोग जम के खेलते थे। उस समय भी पढ़ते थे, जम के खेलते थे। मेरा मानना यही है कि जब तक आपकी शारीरिक शक्ति का सही ढंग से विकास नहीं होगा तब तक आपकी मानसिक शक्ति का सही ढंग से विकास नहीं हो सकता है। तो आज के समय में फील्ड काफ़ी कम गए हैं। ये जो शहरीकरण हो गया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। बट सर, शहरीकरण की बात अगर होती है, आप भी मेट्रो में रहे, मैं भी रही हूँ, तो वहाँ फ्लैट के नीचे काफ़ी ऐसे स्पेस रहता था। ये जो मिड टाउन है, यहाँ पे ही खेलने का प्रॉब्लम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मैडम कि हम लोग छोटे शहर में रहते हैं और हम लोग की जो मानसिकता है काफ़ी छोटी है। आप देखिएगा कि इस चीज़ को मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि हम लोग अगर घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं सड़क का भी थोड़ा हिस्सा चला है। तो जब मानसिकता हमारी ऐसी रहेगी तो हम फील्ड कैसे दे सकते हैं। और बच्चे को अगर नहीं खेलने के लिए दिया जाए तो ऑब्वियसली आजकल में जैसे खाने की जो मात्रा हम लोग खाते हैं तो उससे तो मोटापा होना ही है। 24 घंटे में सबके लिए, चाहे बच्चे हो या बड़े हों, 24 घंटे में कितनी देर
एक्टिविटी करनी चाहिए, कितनी देर नींद लेनी चाहिए और हमारा मील क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए एक बात बताते, इसमें दोनों चीज़ अलग है। बच्चे के एक्टिविटी के लिए जो ड्यूरेशन है वो अलग है, लेकिन एडल्ट के लिए जो ड्यूरेशन है वो अलग है। तो हम लोगों को कहा जाता है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, मतलब सप्ताह में आपको 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि मॉडरेट एक्सरसाइज क्या होता है। तो मॉडरेट एक्सरसाइज होता है कि जो मेरी हृदय गति की मैक्सिमम हार्ट रेट पाने की क्षमता होती है, एटलीस्ट कम से कम उसका 80 to 70% ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब के समय ही हमारा उतना हार्ट रेट हो जाए, मतलब तो उस कार्डियो एक्सरसाइज। एग्जैक्टली। तो वो मॉडरेट एक्टिविटी हम लोग को करनी होगी सप्ताह में 150 मिनट जरूर है। और इसमें एक और थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको जो 2 दिन का गैप दिया गया है, यानी 5 दिन करना है, 2 दिन का गैप है, वो 2 दिन का गैप लगातार नहीं होना चाहिए। आप 3 दिन करिए, 1 दिन रुकिए, फिर 2 दिन करिए, 1 दिन रुकिए। 2 दिन कंसेक्यूटिव गैप नहीं होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। ये तो बहुत अच्छी बात सर आपने बताया कि जैसे जो लोग बहुत कॉन्शियस है एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी इस एक्सरसाइज फील्ड से हूँ, तो वो सप्ताह में बस 1 दिन छुट्टी लेते हैं और वो ये कभी नहीं जाने कि वीक में 2 दिन लेना चाहिए रिलैक्स। तो 2 दिन क्यों लेना चाहिए? कुछ बीच बीच में बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए। एक बात और मैं जो पिछले क्वेश्चंस में बताना भूल गया आपको, ये कि अगर मान लीजिए कि मैं 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं एक एट ए टाइम नहीं कर पाया, तो ये समस्याएं कुछ लोगों को फेस करनी होती है। तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि उस एक्सरसाइज को पार्ट वाइज कर लेना है। अगर आधे घंटे की एक्सरसाइज है तो हम लोग कोशिश करेंगे 10-10 मिनट के 3 शिफ्ट में कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार ही सुबह में ही करें, आप सुबह शाम जब भी समय मिले उसको कर लेना है। तो उतनी एक्सरसाइज की मात्रा पहुंचनी ही चाहिए। तो इससे ये भी कह सकते हैं जैसे लोग फोर्सफुली है कि अगर जैसे मैं कार्डियो की बात करूँ, ट्रेडमिल चला रहे हैं लोग, तो कितना मिनट है ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि कितने स्पीड से चला रहे हैं और कितना मिनट चला रहे हैं। ये फिर मैडम आ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगर जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जनरली उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है, कोई जल्दी कोमॉर्बिडिटीज़ जिसको कहते हैं, उस बीमारी, उस प्री डायबिटीज़ की वजह से कोई बीमारी होना, तो वो जल्दी नहीं होता है, वो डेवलप करने में समय लेता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि ये बीमारी समय के साथ होती है, ये कभी भी एकाएक नहीं होता है। तो आप इसको चाहें तो इस पर ब्रेक लगा सकते हैं, बशर्ते कि आप केयरफुल रहें अपने ज़िंदगी के बारे में, तो आप इसको आराम से ब्रेक लगा सकते हैं। तो प्री डायबिटिक वाले लोग अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ट्रेडमिल चलना चाहते हैं या ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आजकल जो जिम वगैरह, तो वो सब करने में उनमें कोई बुराई नहीं है और कोई नुकसानदेह भी नहीं है वो सब। ऐसा तो और नहीं दूसरा एक चीज़ और थोड़ा सा रोक के मैडम मैं बोलना चाहूँगा कि दूसरा, लेकिन ये एक्सरसाइज जब बच्चे में जब जाती है, जैसे मैंने इसमें 30 मिनट बोला, तो बच्चे में कम से कम 60 मिनट का होना चाहिए। तो बच्चे में जो एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो लगभग डबल हो जाती है एडल्ट के तुलना में। वीक में 7 दिन हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई हानिकारक, ये मिनिमम है। मैंने जो बोला एक्सरसाइज की मात्रा, ये मिनिमम है, आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे एक्सरसाइज क्या करेंगे, वो तो प्लेग्राउंड में खेलेंगे। प्लेग्राउंड में खेलें या एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर 10 साल के बच्चे को हो गई, 12 साल के बच्चे को हो गई, 15 साल के बच्चे को, तो वो तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक्टिविटी से किसी एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। मील क्या होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन और प्री डायबिटिक के लिए? देखिए, मील डायबिटीज़ में हमेशा कहा जाता है कि स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील, क्योंकि उस समय दवा लेते हैं तो दवा क्या करती है, आपके शुगर लेवल को कम करती है। वो मैं जब डिटेल्स में डायबिटीज़ वाले में आऊँगा तो मैं बताऊँगा। लेकिन जनरली प्री डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं, उनके मील में अगर हम एक पूरा थाली रखते हैं और उस थाली को 4 भाग में बांटते हैं, तो उस 4 भाग में से 2 भाग में सलाद या रफेज जैसे जो आइटम होते हैं, टमाटर, खीरा, इस तरह के चीज़ों से भरी होनी चाहिए। अब जो उस 4 भाग में से जो 1/4 हिस्सा बचा, उस 1/4 हिस्से में आपके खाने में रहनी चाहिए जो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल होना चाहिए, इस तरह का जो चीज़ें होती है, जो कार्बोहाइड्रेट का चीज़ें होती है, तो वो उस तरह की चीज़ है। फिर जो अगला जो अंतिम 1/4 बचा, उसमें प्रोटीन वाले चीज़ों की मात्रा जैसी होनी चाहिए। आप अगर वेज खा रहे हैं तो कोई दूध का कोई मटेरियल्स, पनीर वगैरह सभी ले सकते हैं।
सोयाबीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। नॉन वेज खा रहे हैं तो आप एग ले सकते हैं, चिकन का 1-2 पीस ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं। तो ये अगर वेज वाले लोग प्रोटीन कैसा लें, और अभी जैसे वे प्रोटीन का बहुत चलन है, इसके बारे में सर कुछ पता है? देखिए मैडम, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है, और मेरा मानना यही है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक होके जाता है, चाहे एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो, एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो, तो वो हमारे शरीर में जब भी जाता है तो वो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ही जाता है। तो अल्टीमेट जो हम डाइजेस्ट करते जो लेते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट में, तो उसी को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्रोटीन में। हाँ, प्रोटीन में भी फिर बहुत तरह के चीज़ होते हैं, उसमें एसेंशियल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, नॉन एसेंशियल, तो वो सब दूसरा टॉपिक्स है। तो हम लोग जैसे बैठेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटीन बेटर है, कौन सा प्रोटीन बेटर नहीं है। बट अभी अल्टीमेट बस जो मैंने बोला उतना ही प्रोटीन का सेवन करना है। दिन भर में कितना मील होना चाहिए? दिन भर में जनरली 3 मील एनफ है नॉर्मल पर्सन्स के लिए। 3 मील एनफ है। ब्रेकफास्ट, आप लंच, डिनर, दोपहर का खाना खाइए, फिर रात का खाना खाइए। थोड़ा सा नाश्ता करना हो तो आप इवनिंग में थोड़ा सा ले सकते हैं। ये आइडियल मील है। जो हमारा रिचुअल्स चला आया है बस वो परफेक्ट है। वो परफेक्ट है, उसी को फॉलो करना और है। कितने देर का नींद देखिए, एक हेल्दी, मेरा ये मानना है कि एक हेल्दी आदमी को कम से कम मिनिमम 6 आवर के अराउंड का स्लीप होना चाहिए। 6 घंटे के आसपास का स्लीप अच्छी है, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। वो आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। कितना मतलब अगर हम ये बोल सकें कि प्री डायबिटिक कितना घातक होगा? देखिए मैडम, एक जो हाल फिलहाल में जो एक स्टडी आई है, तो प्री डायबिटीज़ में जो देखा गया है कि कुछ बीमारी है जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादा होती है, उसमें से ये भी देखा गया कि 15% चांस ऑफ कैंसर्स ज़्यादा होते प्री डायबिटिक में। और वो कैंसर कोलोन का हो सकता है, पेंक्रियाज का हो सकता है, जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जनरली उससे हो सकता है। तो ये प्री डायबिटिक के समय ही ये सारी कथा लिखनी शुरू हो जाती है कि आपको ये हो सकता है। 15% ग्रेटर, मतलब उस 50% ज़्यादा नॉर्मल पॉपुलेशंस के तुलना में। दूसरा जो देखा गया कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स को अल्जाइमर हो सकता है। तीसरा जो हम लोगों ने पहले ही देखा कि प्री डायबिटिक होते ही आप में अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मूड स्विंग या फिर इरिटेशन, ये क्या इससे रिलेटेड है? देखिए मैडम, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मूड स्विंग होना ही होना है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर आपके मूड के लिए दोनों ज़रूरी है। मस्तिष्क में भी अगर आप किसी भी चीज़ों से परेशान हैं तो भी मूड स्विंग होगा। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपका मूड फिर भी स्विंग होगा। इसीलिए स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और प्री डायबिटीज़ के ही समय से इस रोग को रोकने के लिए हम सब मिल के अभी से प्रयास करें, समाज को जागरूक करें। मेरा मकसद यही है। इस चैनल के जरिए, अब आप कैमरा देखिए। हाँ, इस चैनल के जरिए मैंने जो एक मेडिकल नॉलेज, यानी कि आम लोगों को, मैं बीमारी के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि आम लोगों को मैं जागरूक करने का प्रयास करूँगा कि बीमारी कैसे रोकी जाए और इसके लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे। क्योंकि हम लोगों के डॉक्टर के बीच में एक वर्ड है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव जो है वो बीमारी को ठीक करने से ज़्यादा बेहतर है। तो बेहतर है कि हम लोग बचाव के तरफ अभी से चलें ताकि एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सके। क्योंकि अगर एक बार आप अस्वस्थ होते हैं तो फिर पैसे, समय, उसके बाद शरीर की जो स्थिति होती है उसकी कल्पना शायद आपने नहीं देखी, क्योंकि मैं दिन ब दिन देखता ही रहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त लाएं, और उम्मीद करते हैं कि डायबिटीज़ पे बाकी जितने भी टाइप की डायबिटीज़ है उसके बारे में जानकारी बहुत जल्द हमारे श्रोतागण को दे। धन्यवाद आपको भी मैडम। लेकिन मैं एक बार अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल जो देश में घटना हुई है हमारी बेटियों के साथ, चाहे वो बेटी डॉक्टर हो, चाहे वो हाल फिलहाल में एक मुजफ्फरपुर में घटना घटी है एक बच्ची के साथ, तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो सामाजिक तौर पर काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को एक ऐसा स्वस्थ समाज का निर्माण करना है
जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। इसी तरह की घटनाएं नहीं, इवन अगर कोई हत्या भी होती है तो वो भी उस समाज पे क्या गुजरती है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा हूँ। मैं घटना का बयान नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक यंग आदमी की हत्या हो गई थी लोहिया नगर गुमटी के आगे। संजोग से मैं उस समय अस्पताल में था, और जब मैंने उसकी पत्नी को देखा, उसके बच्चे को देखा, तो वो दर्द मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो मेरा अनुरोध रहेगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी से कि कम से कम वो शांति व्यवस्था, वो प्रेम आपस में लाएं, ताकि हम एक स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण समाज में अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।